बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम फिजिक्स 101 का लेक्चर नंबर 37 जो है वो डिस्कस करेंगे और उसका पार्ट नंबर 2 थर्मल फिजिक्स जो कि हमने लास्ट टाइम स्टार्ट की थी, आज उसका हमने पार्ट 2 जो है वो डिस्कस करना है। कल हमने पार्ट नंबर 1 जो है वो डिस्कस किया था। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आज हमने एक एग्रीमेंट करना है, जो कि एग्रीमेंट मेरी तरफ से नहीं है बल्कि बुक वालों की तरफ से है। लेट अस एग्री। हम सबसे पहले ये बात तय करेंगे कि अभी हम जितने भी ऑपरेटर्स पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर, ठीक है, यानी कि जितने भी जो है वो हमने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। बेसिकली हम फिजिकली एक्सपेरिमेंट्स तो नहीं करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए हमें कोई ना कोई ऑपरेटर्स लेना पड़ेगा और उस ऑपरेटर्स को हमने सिस्टम का नाम देना है, ठीक है। और दूसरी बात जो है वो सिस्टम बेसिकली क्या होगा, वो होगा हमारे पास एक सिलेंडर होगा, ठीक है, और उस सिलेंडर के अंदर हमारे पास गैस होगी और यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ होगा और पिस्टन के ऊपर एक प्रेशर हो सकता है, इसके अंदर जो है वो गैस मौजूद है, ठीक है। अब डेफिनेटली जब हमारे पास गैस है तो उस गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर भी होगा जिसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका कोई ना कोई वॉल्यूम भी होगा जिसको हम V से रिप्रेजेंट करेंगे और उसका कोई ना कोई टेम्परेचर भी होगा जिसको हम T से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये तीनों फैक्टर्स जो है वो बेसिकली थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक हो गया कि एक गैस का जो वॉल्यूम है, टेम्परेचर है और जो प्रेशर है, उनको हम थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स जो है वो उनका नाम देते हैं। उसके बाद यहाँ पे तीन रिलेशन जो है वो आपको दिए गए हैं। सबसे पहला रिलेशन जो है वो ये कहता है, ये बेसिकली हमारे पास बॉयल्स लॉ है, वो कहता है कि अगर आपके पास वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रेशर आपका उतना ही बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं अगर इसको फ्लेम दूं, अगर मैं इसको गर्म करना स्टार्ट करूं, ठीक है, तो जब मैं इसको गर्म करूंगा तो डेफिनेटली इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस गैस मॉलिक्यूल्स का ऊपर की तरफ लगने वाला प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर के बढ़ाने से जो हमारे पास प्रेशर है वो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया और ये हमारे पास बॉयल्स लॉ कहलाता है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके बाद जो है वो अगर आपके पास प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे ऊपर जो मैंने प्रेशर था उसको कांस्टेंट कर दिया, तो जितना मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये जो पिस्टन है ये मूवेबल है, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा क्योंकि इंटरनली प्रेशर जो है वो बढ़ना है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये हमारे पास जो है वो दूसरा रिलेशन है और इसको हम चार्ल्स लॉ जो है वो कहते हैं। और यही इसका रिवर्स करके आपने इस तरह से लिखा हुआ है कि अगर आप जो है वो वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा और अगर आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। ये आपस में रेसिप्रोकल है एक दूसरे, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के रिलेटेड हैं। अच्छा, उसके बाद आइडियल गैस के लिए हमारे पास, और ये सब जो है वो इक्वेशंस ऑफ स्टेट कहलाती हैं। और जो हमारे पास आइडियल गैस है, उस आइडियल गैस के लिए जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है वो ये होती है कि अगर हमारे पास P और V, प्रेशर और वॉल्यूम को मैं मल्टीप्लाई करूं, इनका प्रोडक्ट लूं, तो मेरे पास एक कांस्टेंट नंबर आता है, ठीक है। बस आपने ये याद रखना है कि PV इज इक्वल टू NKBT। ये सारी चीजें यहाँ पे मैं बता देता हूँ। N क्या है जी, नंबर ऑफ मोल्स इन द गैस के मॉलिक्यूल, सॉरी मोल्स नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, T जो है वो टेम्परेचर होगा और KB जो है वो हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसको हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है वो कहते हैं। ठीक हो गए, ये यहां तक सारी बातें जो है वो क्लियर हो चुकी हैं। उसके बाद हमारे पास दिस इक्वेशन ऑफ सिस्टम EOS जिसको लिखा गया, दिस इक्वेशन ऑफ सिस्टम इज वेरी इजी टू ड्राइव, बट हमने इसके अंदर ड्राइव नहीं करनी। अच्छी बात यह है कि हमने यहाँ पे नहीं पढ़नी। असल जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो यहां से स्टार्ट होता है। पॉइंट नंबर 2 ये क्या कहता है, इसको देखें जी। बेसिकली यहाँ पे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को जो है वो एक्सप्रेस करना है। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वो कह रहा है कि लेट्स सपोज, अच्छा उसको भी समझने से पहले बच्चे आप लोगों को इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, इंटरनल एनर्जी जो है वो आप लोगों ने जाननी है। ठीक हो गया, इंटरनल एनर्जी वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक गैस है, इसके अंदर जो कि बंद है, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो इनके तमाम मॉलिक्यूल्स की जो मोशन की वजह से जो एनर्जी पाई जा रही है उसको हम इंटरनल एनर्जी कहेंगे, ठीक है। तो अब वो कहता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली हमें ये बताता है कि अगर आपके पास एक सिस्टम है, उसकी आप इंटरनल एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उसको डेल्टा क्यू हीट जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब आप डेल्टा क्यू हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो बेसिकली कुछ ना कुछ वर्क डन भी करेगी। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू अप्लाइड हीट प्लस वर्क डन। ठीक हो गया, तो ये दो चीजों का मजमुआ होगा। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ये और जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो बताई गई। यहाँ पे बता दिया गया है, ई इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, क्यू जो है वो हीट ट्रांसफर टू सिस्टम फॉर
फ्रॉम द सराउंडिंग, किस सराउंडिंग से, जैसे यहाँ पे सराउंडिंग से बाहर से कितनी हीट जो है वो इसको प्रोवाइड की गई है, हमारे पास स्मॉल क्यू कह लें, कैपिटल क्यू कह लें या फिर स्मॉल क्यू कह लें, ठीक है। कभी जब स्मॉल अमाउंट होगी तो हम स्मॉल क्यू कह लेंगे, वरना हम जो है वो कैपिटल क्यू भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो W क्या है जी, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, यानी कि वर्क डन किया गया इस सिस्टम के ऊपर, यानी कि बाहर से वर्क डन किया गया है, ये कहलाएगा ऑन द सिस्टम, ठीक है। अगर सिस्टम के अंदर से वर्क डन होगा तो ये कहलाएगा बाय द सिस्टम। ऑन और बाय को आपने समझना है कि अगर सिस्टम पर वर्क डन हो रहा है तो ये ऑन द सिस्टम होगा, अगर सिस्टम से वर्क डन हो रहा है तो बाय द सिस्टम होगा। और यहां पे आपने दो चीजें बच्चे समझनी है, अगर सिस्टम पर वर्क डन होगा तो वो उसको पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, ये एक अलग केस है। और अगर सिस्टम से वर्क डन होगा बाय द सिस्टम तो हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, उसके लिए यहां पे आपने ये एक चीज दी गई है। सबसे पहले आप लोगों ने नोट करना है, नोट दैट डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू आर पॉजिटिव, ठीक है, कि क्यू और डब्ल्यू जो है वो पॉजिटिव होंगे इफ हीट इज एडेड, यानी कि अगर मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, इस सिस्टम को हीट दे रहा हूं, तो मेरा क्यू जो है वो क्या होगा, हीट जो है वो पॉजिटिव ली जाएगी। और इसी तरह वर्क जो है वो कब पॉजिटिव होगा, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर वर्क डन इसके ऊपर होगा ऑन द सिस्टम के लिए हमारे पास जो है डब्ल्यू वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, डब्ल्यू क्या होगा, पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। और अगर बाय द सिस्टम है तो उसके लिए हमारे पास डब्ल्यू क्या होगा, नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, वहां पे जरा सही नहीं आया, ऑन यानी कि अगर सिस्टम पर वर्क डन हो रहा है तो वर्क डन हमेशा क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। और अगर बाय द सिस्टम है, वर्क डन जो है वो सिस्टम की तरफ से हो रहा है, यानी कि अंदर से सिस्टम से वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन हमेशा क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है, नेगेटिव होगा। अच्छा, और एक और चीज, अगर हम सिस्टम में एनर्जी डाल रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं इसको, तो वर्क जो हीट होगी वो पॉजिटिव होगी, और अगर सिस्टम से हीट जो है वो निकाल रहे हैं क्यू, तो वो होगी नेगेटिव, ठीक है। ये बातें आप लोगों ने यहां तक याद रखनी है। एंड नेगेटिव इफ हीट इज रिमूव्ड, यानी कि सिस्टम से निकाली जाएगी हीट फ्रॉम द सिस्टम, इफ सिस्टम डज द वर्क ऑन एनवायरनमेंट। दूसरा, वर्क डन कब नेगेटिव होगा, अगर ये सिस्टम जो है वो वर्क डन करे, अगर सिस्टम पर वर्क डन किया जाएगा तो वो सिस्टम पर वर्क डन जो होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, तीसरा पॉइंट, उसके बाद वो कह रहा है जी, ये बात बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के हवाले से आपके पास जो है ये एमसीक्यूज बन सकता है, कि सबसे पहले कि वर्क डन एंड हीट ये दोनों पाथ वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब इनका क्या मतलब है, पाथ वेरिएबल्स का क्या मतलब है, पाथ वेरिएबल्स का मतलब ये है कि ये पाथ पर डिपेंड करते हैं, देयर वैल्यूज डिपेंड ऑन स्टेप लीडिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, यानी कि आप जो स्टेप्स लेंगे, जिस रास्ते से आप जाएंगे, उसके लिहाज से आपका वर्क और हीट जो है वो चेंज होगी। बट एक और बात याद रखनी है आप लोगों ने, इंटरनल एनर्जी जो है वो डिपेंड नहीं करती पाथ पर। यह भी एक एमसीक्यूज है, ठीक है ना, कि जो आपका वर्क डन और हीट है ये डिपेंड करता है पाथ पर, इसीलिए जो है वो हम इनको पाथ वेरिएबल्स कहते हैं, जबकि इंटरनल एनर्जी जो है वो डिपेंड नहीं करती पाथ पर, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद जो है वो लेट्स सपोज आपको एक एग्जांपल दी है, अ गैस हैज इंटरनल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, इट टेक्स नो डिफरेंस वेदर अ गैस हैड बीन स्लोली हीटेड और रैपिडली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि गैस को आपने फटाफट जो है वो जल्दी जल्दी जो है वो गर्म कर दिया, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, या स्लोली असल मकसद क्या है कि आपने उसकी इंटरनल एनर्जी को जो है वो चेंज कर दिया। इट विल हैव द सेम इंटरनल एनर्जी सिंस इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ वी कैन राइट। अब यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल, जिसको हम डेल्टा ई की फॉर्म में लिख सकते हैं। स्टेट 1 टू स्टेट 2 तक जो है वो ये चेंज होगी। क्लियर होगी बात। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि अब हमने वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करना है। क्या चीज कैलकुलेट करनी है, वर्क डन। लेट्स सपोज हमारे पास वही सिलेंडर था, ठीक है, ये जैसे यहाँ पे दिया गया, आप इसको इस तरह से देखें कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये उसका पिस्टन है और ये मूवेबल है, उसके ऊपर कोई बाहर से प्रेशर लग रहा है, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। और अब हमने इसका वर्क डन जो है वो फाइंड करना है। लेट अस कैलकुलेट द वर्क डन बाय एन एक्सपेंडिंग गैस, एक ऐसी गैस जो कि एक्सपैंड हो रही है, यानी कि बाहर की तरफ जो है वो एक्सपैंड हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, ये गैस बाहर की तरफ लगा रही है, इसीलिए हम इस वर्क डन को क्या लेंगे, नेगेटिव जो है वो लेंगे। यहाँ पे देखें माइनस का साइन जो है वो आ गया है, ठीक है।
तो यहाँ पे सपोज द पिस्टन मूव्स आउट बाय डिस्टेंस dx, यानी कि यहाँ से पिस्टन जो है वो मूव होता है बाहर की तरफ, डिस्टेंस dx जो है वो कवर करता है, ठीक है। द वर्क डन, वो हमारे पास पता है dw किसके इक्वल होता है, f डॉट dx के इक्वल होता है ना। वर्क डन हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इनटू डिस्टेंस के इक्वल होता है ना। सो वर्क डन इज इक्वल टू f dx, वेयर f इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ गैस, ऑन द गैस, यानी कि यहाँ पे जो फोर्स होगी वो बाहर की तरफ लगने वाली, बाहर से मतलब के लगने वाली फोर्स होगी, यानी कि एक्सटर्नल जो प्रेशर होगा बाहर का, एक इंटरनल प्रेशर होगा PINT यानी कि इंटरनल, और PEXT यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास फोर्स किसके इक्वल होती है, आप लोगों को पहले प्रेशर का पता होना चाहिए। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, और यहां से अगर आप फोर्स फाइंड करना चाह रहे हैं, एरिया यहां पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू P इंटू ए। तो यहां पे उन्होंने बता दिया कि फोर्स इज इक्वल टू P इंटू ए आ गई है। तो अब यानी कि यहां पे हमारे पास टोटल जो वर्क डन है वो यहां पे आ जाएगा माइनस PA, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बल्कि फोर्स को बेसिकली डिफाइन कर रहा है कि ये माइनस में आ जाएगी। क्यों आएगी, माइनस साइन इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ गैस ऑन द पिस्टन, यानी कि ये बाहर की तरफ गैस से लग रही है। तो इसीलिए मैंने कहा था ना कि जब बाय द सिस्टम होगा वर्क डन वो हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमने इसकी जगह वैल्यू dw विच इज इक्वल टू f dx, तो f की जगह तो यहां से लेकर यहां तक वैल्यू आ गई माइनस P एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय एरिया, तो ये फोर्स की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय dx, जो हमारे पास फोर्स के साथ dx वर्क डन के डेफिनेशन के या फार्मूला के मुताबिक जो था वो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे देखें, एरिया इनटू डिस्टेंस विच इज इक्वल टू वॉल्यूम, सो माइनस P dx जो है वो मैं लिख सकता हूं द वर्क डन बाय द एक्सपेंडिंग गैस इज इक्वल टू माइनस, ये इंटीग्रल दे दिया है कि फर्स्ट जो आपका वॉल्यूम था वहां से लेकर इसको इंटीग्रेट कर लेना है सेकंड वॉल्यूम तक, विच इज इक्वल टू P एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय dV, वेयर V1 एंड V2 आर द इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम्स, ठीक है। V1 जो है वो इनिशियल वॉल्यूम, V2 जो है वो फाइनल वॉल्यूम जो है वो हो जाएगा, और उसके मुताबिक अब ये तो हमारे पास वर्क डन आ गया। लेकिन यहाँ पे अब हमने तीन केसेस जो है वो अप्लाई करने हैं, तीन पॉसिबिलिटीज को हमने देखना है कि तीन पॉसिबिलिटीज जो है वो कौन कौन सी बन सकती हैं। सबसे पहले सपोज दैट गैस एक्सपैंड्स इनटू वैक्यूम, यानी कि जब वैक्यूम की तरफ जो है वो एक्सपैंड हो रही है, इसका मतलब बाहर की तरफ से कोई प्रेशर नहीं लग रहा, क्योंकि बाहर क्या है, वैक्यूम है, कोई प्रेशर नहीं होगा। सो P एक्सटर्नल विच इज इक्वल टू जीरो, जब P एक्सटर्नल जीरो है तो वर्क डन जीरो होगा। सवाल पैदा होता है कैसे, देखिएगा, dw विच इज इक्वल टू f डॉट dx, और f जो है वो हमारे पास P एक्सटर्नल इंटू a के इक्वल है। जब हमारे पास P एक्सटर्नल ही जीरो हो गया, सो जीरो मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय dx, तो ये सारा फैक्टर ही जीरो हो गया, इसलिए W इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। इफ इन द फिगर बिलो, अब यहां पे बेसिकली इसको आप जस्ट रीड कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट केस की तरफ जो है वो जा रहा हूं। दूसरा केस ये है कि सपोज प्रेशर आउटसाइड हैज बिकम कांस्टेंट, ठीक हो गया, कांस्टेंट वैल्यू कि अगर हमारे पास जो बाहर की तरफ प्रेशर है वो किसके इक्वल आ गया है, उसकी वैल्यू एक कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं कर रहा, यानी कि P एक्सटर्नल जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। तो हमें पता है कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल होता है, वर्क डन हमारे पास P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V के इक्वल होता है ना, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V या dV, अभी मैंने यहाँ पे लिखा होता है dV या डेल्टा V के इक्वल होता है ना। अब यानी कि डेल्टा V है तो डेल्टा V बेसिकली क्या होता है, V2 माइनस V1, लिहाजा हमारे पास वर्क डन विच इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, या फिर इसको डेल्टा V की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास बेसिकली दूसरा केस बन जाएगा। तीसरा केस जो कि बड़ा अहम है और इसको मैं प्रॉपरली जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तीसरा केस ये है कि वन इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। एग्जैक्टली तो सेम नहीं हो सकते, लेकिन हम फर्ज कर लेंगे कि ये तकरीबन बराबर है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। उस वक्त देन द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू dW विच इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय dV। अब यहां पे इसकी पूरी डेरिवेशन मैं यहां पे आपको समझा रहा हूं, देखिएगा जी। ये फोर्थ पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये पॉइंट नंबर 4 और उसका पार्ट जो है वो C, ठीक है जी। पॉइंट 4 का पार्ट C, यानी कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो dW किसके इक्वल है, P एक्सटर्नल इंटू dV। अब यहाँ पे यूजिंग PV विच इज इक्वल टू NKBT, अब ये कहां से आ गया, ये बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सिस्टम है, किसके लिए, फॉर आइडियल गैस, ठीक है। और अगर यहाँ से मैं P की वैल्यू निकालना चाहूँ फ्रॉम 2, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया गया है, तो यहाँ से P इक्वल आ जाएगा, ये V मल्टीप्लाई हो रहा था इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जस्ट इसको डिवाइड किया और उसके बाद पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, यानी कि यहाँ पे P की वैल्यू की जगह आप ये वाला पूरा फैक्टर जो है वो पुट कर सकते हैं, ये वाला पूरा फैक्टर, ठीक हो गया। जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा
अभी इसको भूल जाए कि आपके पास कोई इंटीग्रल लगा हुआ है, ना यहाँ पे ना यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने जस्ट यहाँ पे p जो माइनस का साइन था वो मैंने बाहर रहने दिया, उसके साथ n k b t डिवाइडेड बाय v जो है मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, v जो है वो डिवाइड कर दिया इनटू dv के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जो यहाँ पे dv मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मैंने आपको, हमें तो टोटल वर्क डन चाहिए ना, तो यहाँ पे एक छोटी सी वैल्यू दी थी dw, मैंने इसको भी इंटीग्रेट कर दिया, तो ये तो हमारे पास सिर्फ जो है वर्क डन बन जाएगा। और इसको भी मैंने इंटीग्रेट कर दिया वॉल्यूम 1 से लेकर वॉल्यूम 2 तक, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, ये कांस्टेंट है, ये भी, शर्त ये है कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, ये सारी चीजें जब मैंने बाहर निकाल ली हैं, अंदर 1/v, इसके बटे के नीचे v था, इसको मैंने 1/v सेपरेट कर लिया और dv जो है वो मैंने सेपरेट कर लिया। अब उसके बाद ये आपको पता है कि अगर नीचे फंक्शन ऊपर जो है वो उसका डेरिवेटिव हो और इसकी जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो नेचुरल लॉग की फॉर्म में आ जाएगा। सो नेचुरल लॉग, और उसके बाद ये मैंने इसकी लिमिट्स जो है वो बचा दी हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिमिट पुट की। अब लॉग की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके अगर दो वैल्यूज जो है वो माइनस हो रही हैं तो आप उसको डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ये माइनस n k b t इंटू लॉग v2 डिवाइडेड बाई v1 ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास मैंने ये सारा ड्राइव कर दिया है और ये इक्वेशन आपके पास यहाँ तक जो है वो क्लियर हो चुकी है, ठीक हो गया। ऑफ कोर्स वर्क डन बाय द गैस इज गैस एज इट एक्सपेंड्स इज पॉजिटिव सिंस v2 इज लार्जर देन v1। अब ये वो कह रहा है कि वर्क डन जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वजह क्या है, क्योंकि v2 जो है वो v1 से ज्यादा है। अब कैसे, अब ये आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी नेचुरल लॉग के हमारे पास या लॉग जो है वो समथिंग जो ऊपर बटे के ऊपर है वो हमारे पास बड़ी और बटे के नीचे वाली वैल्यू जो है वो छोटी हो, तो इसका मतलब जवाब क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा ना। और आप किसी भी ऐसे नंबर का लॉग ले लें जो ग्रेटर देन 1 है, यानी कि लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ले लें, ये सिंपल लॉग, ठीक है, 1.0000 समथिंग जो है वो ले लें, तो जवाब आपका ग्रेटर देन 0 ही आएगा, ठीक है। जवाब जो है वो आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन जो है वो 1 आएगा। बल्कि मैं यहाँ पे इसको ग्रेटर देन का ही साइन लगा लेता हूँ, ये नहीं लगाता, तो ये हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है। और अगर जो है वो ये log 1 तो 0 होता है, लेकिन log 1 पॉइंट समथिंग भी होगा ना तो वो जवाब ग्रेटर देन 1 आएगा। तो यही वजह वो कह रहा है कि रिमेंबर दैट लॉग फंक्शन इज पॉजिटिव इफ द आर्गुमेंट इज बिगर देन 1, यानी कि ये वाला जो आर्गुमेंट है वो बिगर देन 1 हो, तो ये v2 डिवाइडेड बाय v1 जो है वो हमारे पास 1 से बड़ा होगा। ये क्यों बड़ा है, चलो ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो v2, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये हमारे पास v1 था यहां से लेकर यहां तक, और ये हमारे पास चेंज आने के बाद v2 बन गया यहां तक टोटल। तो v1 हमारे पास छोटा है और v2 जो है वो टोटल है वो हमारे पास बड़ा है। तो बड़ी वैल्यू यानी कि मैं 2 डिवाइडेड बाय 1 करूं तो हमारे पास, या ऐसे कर लेते हैं जी, कोई और वैल्यू लिख लें, 4 डिवाइडेड बाय आपने 3 कर लिया, तो हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। तो जो कि वैल्यू जो है वो बड़ी होगी 1 से, तो इसलिए हमारे पास ये जो है वो पॉजिटिव होगा। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 5, उसके बाद वो कहता है जी इंटरनल एनर्जी of a gas depends only on a number of molecules it contains, ठीक है, कि जो इंटरनल एनर्जी है वो किस चीज पर डिपेंड करती है कि गैस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कितने हैं, एंड ऑन टेम्परेचर, और दूसरा किस चीज पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। और यहाँ पे जो है वो इंटरनल एनर्जी की जनरल गैस के लिए जो है वो आइडियल गैस के लिए वैल्यू दी है, विच इज इक्वल टू 3/2 NkB इंटू T, ठीक है। और उसके बाद जो है वो in a free expansion of a gas it does not do any work in this case, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर फ्री एक्सपेंशन है तो उस वक्त जो है वो वर्क डन कोई नहीं होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बाहर से कोई प्रेशर नहीं लग रहा था, वैक्यूम में था, तो वर्क डन हमारे पास 0 था। द इनिशियल एंड द फाइनल एनर्जीज आर इक्वल, सो EF और EI जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, बराबर ही हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से ये बड़े इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 जो है ये अहम है, मैं इनको डिटेल में अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है जी। सबसे पहले इमेजिन दैट अ सब्सटेंस इज हीटेड व्हाइल कीपिंग एट इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट। लेट्स सपोज आपके पास एक सब्सटेंस है, सिलेंडर के अंदर जो है वो गैस है, लेट्स सपोज, ठीक है, उसको आपने कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो है वो हीट करना स्टार्ट किया। ऑब्वियसली यू हैव टू सप्लाई मोर हीट एज यू राइज टेम्परेचर हायर, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। सो डेल्टा Q जो है वो आप हीट प्रोवाइड करेंगे, C जो है वो आपकी स्पेसिफिक हीट होगी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T जो उसके अंदर टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। वेयर CV इज गिवन द नेम एज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि सी के डिस्क्रिप्ट में जो है वो डिस्क्रिप्शन में उन्होंने V दिया हुआ है, तो ये है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक हो गया जी।
नो वर्क इज डन सिंस देयर इज नो एक्सपेंशन, क्योंकि हमने कह दिया कि वॉल्यूम जो है वो हमारे पास चेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा वी जो है वो किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल। और जब डेल्टा वी इक्वल टू जीरो हो तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वर्क डन किसके इक्वल होता है, पी, सिर्फ मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, कोई साइन वगैरह नहीं लिख रहा, पी डेल्टा वी के इक्वल होता है ना। जब हमारे पास डेल्टा वी ही जीरो आ गया है तो पी इंटू जीरो जो है ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये सारा ही जीरो हो जाएगा। लिहाजा हमारे पास जो आपने हीट प्रोवाइड की है विच इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, लेकिन वर्क डन जो है वो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपका वॉल्यूम क्या है जी, कांस्टेंट है, वो पिस्टन जो है वो मूव ही नहीं किया। तो सिर्फ ये जितनी भी हीट प्रोवाइड की है ये सारी की सारी उस बॉडी का या उस सिस्टम का जो सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उसको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगी, लेकिन वर्क डन कोई नहीं होगा। वर्क डन तब होता अगर पिस्टन भी मूव करता, क्योंकि वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट ले लिया है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, लिहाजा पिस्टन मूव नहीं किया तो डिस्टेंस ही नहीं हुआ ना, बेसिकली डिस्टेंस कवर नहीं होगा तो वर्क डन आपका जीरो ही हो जाएगा। ठीक है जी। और इसके लिए यहाँ पे मैंने वैसे कुछ लिखा हुआ भी है, स्टेप बाय स्टेप मैं इसको भी दिखा देता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास जो है कि ये पहली इक्वेशन दी हुई थी डेल्टा क्यू वी विच इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी, नो वर्क डन। क्यों नहीं है, क्योंकि डेल्टा वी हमारे पास किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो जब हमारे पास डेल्टा वी जीरो के इक्वल है, क्योंकि वर्क डन किसके इक्वल होता है, पी डेल्टा वी के इक्वल। और जहां पे मैंने वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो लिख दिया, डेल्टा क्यू वी विच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और जब हमारे पास डब्ल्यू जीरो है तो डेल्टा डब्ल्यू भी जीरो होगा, तो डेल्टा ई प्लस जीरो विच इज इक्वल टू डेल्टा ई ही बच जाएगा। ठीक है। सो जितनी भी आपने हीट प्रोवाइड किया वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगी, जबकि कोई वर्क डन जो है वो नहीं होगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 डेल्टा क्यू हमारे पास किसके इक्वल है, डेल्टा क्यू हमारे पास सी वी इंटू डेल्टा टी के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं सी वी डेल्टा टी जो है वो यहाँ पे लिख सकता हूँ। सो सी वी डेल्टा टी विच इज इक्वल टू डेल्टा ई, ये हमारे पास फाइनल जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। अब हम पॉइंट नंबर 7 को डिस्कस करते हैं, बड़ा अहम है, इसको भी जरा देखिएगा। पहले हमने वॉल्यूम कांस्टेंट लिया था, अब हमने प्रेशर को कांस्टेंट करना है। ठीक है। पहले हमने वॉल्यूम कांस्टेंट लिया था, अब हमने प्रेशर को जो है वो कांस्टेंट करना है। तो देखते हैं जी क्या बनता है। नाउ टेक अ सिस्टम एज अबव बट अलाउ इट एक्सपेंड एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि अब जो बाहर की तरफ से लगने वाला प्रेशर है उसकी वैल्यू को हमने कांस्टेंट रखना है। एज इट इज हीटेड, जब इसको हीट किया जाएगा इसका वॉल्यूम जो है वो तो चेंज होगा ही होगा, बस आपने प्रेशर को जो है वो कांस्टेंट रखना है, आपने प्रेशर जो है वो नहीं बढ़ाना। देन यू विल हैव टू सप्लाई एन अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू पी, पहले वी था यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम था, अब यहाँ पे क्यू पी है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है, विच इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी। हेयर सी पी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक हो गया। अब ये सारी बातें जो है ये सारी जो ये डेरिवेशन है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। चलें जी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ठीक है। बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, LOTD, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो वो क्या कहता है जी, जो चेंज इन हीट आएगी विच इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी मल्टीप्लाई बाय वर्क डन, और वर्क डन किसके इक्वल होता है, पी डेल्टा वी के इक्वल होता है। मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं वर्क डन की जगह क्या लिख सकता हूँ, पी डेल्टा वी जो है वो यहाँ पे लिखा जा सकता है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, डेल्टा पी क्यू पी जो है वो किसके इक्वल आया है, सी पी डेल्टा टी के इक्वल आया है। तो यानी कि मैं यहाँ पे डेल्टा क्यू की जगह सी पी डेल्टा टी जो है वो लिख सकता हूँ। तो इस इक्वेशन में मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ये तो सारा कुछ वैसे का वैसे ही है। इस इक्वेशन को जस्ट मैंने डेल्टा क्यू की जगह, क्योंकि ये वैल्यू दी हुई है तो मैंने उसकी जगह ये रिप्लेस कर दी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर आप डेल्टा ई को डेल्टा यू के साथ रिप्लेस कर दें तो भी ठीक है, ना भी रिप्लेस करें तो भी सेम ही रहेगा, बस एक स्टेप बढ़ जाएगा अगर आप रिप्लेस करते हैं। मैं रिप्लेस कर रहा हूं क्योंकि आपके बुक वालों ने जो है वो किया हुआ है, डेल्टा ई विच इज रिप्लेस्ड बाय डेल्टा यू। सो इक्वेशन 5 हमारे पास जो है वो ये बन जाएगी, डेल्टा ई की जगह मैंने क्या लिख दिया है, सिर्फ डेल्टा यू जो है वो कर दिया है, पी डेल्टा वी वैसे का वैसे, ये इक्वेशन नंबर 6 बन गई है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसी को मैंने नीचे आगे लिखूंगा मैं। सबसे पहले इफ वी सप्लाई स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट देन, यहाँ पे तो हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड की जा रही है ना, तो डेल्टा में चेंज आ रहा है। अगर बहुत कम हीट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी तो बहुत थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा, डेल्टा टी की बजाय dt जो है वो चेंज होगा। उसके बाद यहाँ पे
डेल्टा यू की बजाय डी यू हो जाएगा, पी डेल्टा वी की बजाय डी वी जो है वो हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये तो डेल्टा ई जो है वो डेल्टा यू के इक्वल है, तो साफ ज़ाहिर है कि हमारे पास डी वी जो है वो भी डी ई जो है वो भी डी यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक और चीज़ लिखी हुई है, एंड वी नो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या थी, ये रही इक्वेशन नंबर 3 कि डेल्टा ई किसके इक्वल है, सी वी डेल्टा टी के इक्वल है ना। तो यहाँ पे यानी कि जहाँ पे हमारे पास डी ई आ रहा है वो बेसिकली डी यू के इक्वल है, और डी यू या डी ई आपस में, मैंने इसलिए शुरू में कहा था कि आप डी ई को रिप्लेस करें डी यू के साथ या ना करें, एक ही बात है। सो डी ई की जगह आप क्या लिख सकते हैं, सी वी डी टी जो है वो लिख सकते हैं, और इसी को आपने इक्वेशन नंबर 7 के अंदर पुट कर देना, यानी कि डी यू की बजाय आप डी यू की वैल्यू लिख दें जो कि क्या बन रही है, सी वी डेल्टा टी। ठीक है, सी वी, बल्कि आपने डेल्टा को क्योंकि स्मॉल अमाउंट दिया है तो डी टी में चेंज कर लिया, तो यहाँ पे डी टी जो है वो पुट कर देंगे। सो यहाँ पे डी यू की बजाय आपके पास सी वी डी टी आ जाएगा, और यहाँ पे पी डी वी वैसे का वैसे आ जाएगा, और ये तो एज इट मैंने नीचे उतार लिया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 बन गई है। अब उसके बाद जो है वो हमारे पास एक स्पेशल केस बनेगा, स्पेशल केस फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए ये मैं दोनों साथ साथ जो है वो रख रहा हूँ। ठीक है, आइडियल गैस के लिए हमारे पास मैंने आपको बताया हुआ है कि इक्वेशन ऑफ सिस्टम क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन के बी टी। ठीक है, के बी जो है वो बेसिकली क्या है जी, हाँ जी आप बताएं ना, के बी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक हो गया बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ मैंने इसी को जो है वो रिप्लेस किया है, इसी के अंदर जो है वो मैंने सारी चेंजेस की हैं कि यहाँ पे v की बजाय मैंने dv कर दिया और t की बजाय मैंने dt जो है वो कर दिया है, और यहाँ पे p dv हमारे पास n k b dt के इक्वल आ गया है, और अब इसी को मैंने इक्वेशन नंबर p dv की जगह मैंने यहाँ पे यही n k b dt जो है वो मैं पुट कर दूंगा, तो ये यहाँ पे आ गया है, ये सारा का सारा जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, सो सी पी डेल्टा t विच इज इक्वल टू सी वी सॉरी डेल्टा नहीं डी टी, और ये हमारे पास प्लस एन के बी डी टी, हाँ जी यहाँ पे डी टी लिखना है मैंने, सॉरी डी टी। ठीक हो गया जी, ये सारा कांस्टेंट है। अभी फिलहाल इसको स्किप कर दें, मैंने इसी इक्वेशन को जो है वो यहाँ तक क्लियर हो गया, इसको जो है वो आप स्किप कर दें। यहाँ पे इसी ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने नीचे उतार दिया है, अगर और इनमें से dt और dt जो है वो मैंने कांस्टेंट ले लिया, तो जब dt dt कांस्टेंट लूंगा तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, cp इज इक्वल टू cv प्लस nk bt। ठीक है, और कुछ बुक्स में इसकी जगह जो है वो r भी लिखा गया है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसको r के साथ भी रिप्लेस किया गया है। सो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, cp इज इक्वल टू cv प्लस आर के साथ आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, मैं एक बात आप लोगों को और बता दूं, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को, ये जो पॉइंट नंबर 6 और 7 में मैंने आपको बताए हैं, इनको बेहतर तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं तो ये रेफरेंस याद रख लें, चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर फिजिक्स। ठीक है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स। बस अगर आप इनको समझना चाह रहे हैं तो आप इस चैप्टर को लाजमी एक दफ़ा देख लीजिएगा, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। क्लियर होगी बात, अब हम चलते हैं आगे। तो ये यहाँ तक जो है वो मैंने आपको प्रूव करवा दिया है, सी पी विच इज़ इक्वल टू सी वी प्लस एन के बी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे ये सिंप्लीफिकेशंस की हुई हैं, आप लोग खुद से जो है वो इनको देख लीजिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसमें से भी मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ जो है वो बता दूंगा, वो मैं बताने जा रहा हूँ, वो भी आप लोगों ने लाजमी तौर पर समझ लेनी है। लेट्स सपोज हम इक्वेशन ऑफ सिस्टम जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं फॉर एन आइडियल गैस, लेकिन उसके लिए कौन सा जो है वो हम केस ले रहे हैं, व्हेन इट एक्सपैंड विदाउट लूजिंग एनी हीट, यानी कि जब कोई भी हीट जो है वो लूज नहीं कर रही, और ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं या ऐसे एक्सपेंशन को हम कहते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है, और जब हीट ही लूज नहीं हो रही तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास चेंज इन हीट है वो हमारे पास जीरो होगा। वैसे तो चेंज इन हीट, अभी यहाँ पे ये देखें, चेंज इन हीट हमारे पास किसके इक्वल होती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ठीक है, लेकिन अब चूंकि इस डी क्यू की जगह कोई चेंज नहीं आ रहा तो मैं इस सारी को बराबर कर सकता हूँ किसके, जीरो के, क्योंकि डी क्यू जो है वो हमारे पास कोई हीट एनर्जी लूज नहीं हुई, तो हमारे पास डी क्यू क्या हुआ, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे डी ई की जगह सी वी डी टी लिख सकते हैं, और डी डब्ल्यू की जगह उसका जो है वो ये फार्मूला लिख के इसको सिंप्लीफाई आप लोग जो है वो खुद कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास इस पेज पे, नेक्स्ट अभी एक पेज और भी है, यहाँ पे जो है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को भी एक्सप्लेन किया गया है, ज़रा उसको भी एक्सप्लेन करते हैं।
अच्छा जी, अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 9 को। ये आप लोगों ने खुद से देख लेना है, जो कि बेसिकली है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसकी बस स्टेटमेंट जो है वो आप देख लें। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है देयर कैन बी नो प्रोसेस, कोई ऐसा प्रोसेस जो है वो नहीं हो सकता, हुज ओनली फाइनल रिजल्ट इनटू ट्रांसफर थर्मल एनर्जी फ्रॉम कूलर ऑब्जेक्ट टू हॉटर ऑब्जेक्ट। वो कह रहा है कि कोई ऐसा जो है वो प्रोसेस नहीं हो सकता जिसके अंदर जो है वो हीट एनर्जी ट्रांसफर की जाए ठंडे जिस्म से गर्म जिस्म की तरफ। हालांकि ऐसा होता है कि आपकी हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ जो है वो हीट ट्रांसफर होती है, और इसी को बेसिकली रिवर्स करके बताया गया है कि ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है जिसके अंदर जो है वो ठंडे जिस्म से हीट एनर्जी गर्म जिस्म की तरफ, यानी कि उलट हो। यानी कि मैं यहां पे देखो लिख रहा हूं, एक हमारे पास ये वाला सिस्टम है, इसका जो है वो टेम्परेचर है हाई, ठीक है, बल्कि मैं इसको हाई टेम्परेचर HT जो है वो लिख रहा हूं। और एक मेरे पास ये सिस्टम है जिसका टेम्परेचर है लो, ठीक है, लो टेम्परेचर LT, जिसको मैं लिख रहा हूं लो टेम्परेचर। अब ऐसा क्या हो सकता है कि लोअर टेम्परेचर से हीट जो है वो ट्रांसफर हो हायर टेम्परेचर की तरफ? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यही जो है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो बता रहा है कि लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी से कभी भी हीट जो है वो हायर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ ट्रांसफर नहीं होगी। हाँ, ऐसा जरूर पॉसिबल है कि हायर टेम्परेचर से जो है वो हीट ट्रांसफर होगी किसी ऐसी बॉडी की तरफ जो कि लोअर टेम्परेचर पर हो। यस, इट इज पॉसिबल, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट नंबर 9 भी क्लियर हो गया। आगे देखते हैं जी। उसके बाद हमारे पास है जी पॉइंट नंबर 10। इसमें सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, एक इंट्रोडक्शन दिया गया है, किस चीज का? थर्मल रेजरवायर क्या होता है जी। थर्मल का मतलब वैसे हीट को कहते हैं, ठीक है। रेजरवायर वैसे किसे कहते हैं? स्टोर करने वाली चीज, ठीक है। वाटर रेजरवायर और कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है, सपोज यू पुट अ थर्मामीटर इन योर माउथ, कि आप एक थर्मामीटर उठा के अपने मुंह में जो है वो डालते हैं। यू विल ट्रांसफर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट टू थर्मामीटर, आप अपने मुंह से थोड़ी सी जो है वो हीट एनर्जी ट्रांसफर करेंगे किधर? थर्मामीटर में, ठीक है। बिकॉज योर बॉडी इज सो बिग, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो बहुत बड़ी है, किसके लिहाज से? एज कंपेयर टू थर्मामीटर, ठीक है। थर्मामीटर के लिहाज से आपकी बॉडी बहुत ज्यादा है, तो आपकी बॉडी से जो हीट ट्रांसफर होगी थर्मामीटर में, मान लिया कि उसकी अमाउंट जो है वो कुछ ना कुछ है, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी के टेम्परेचर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसी चीज को ही हम बेसिकली थर्मल रेजरवायर कहते हैं, कि जिसमें से अगर थोड़ी बहुत हीट जो है वो ट्रांसफर हो भी जाए तो उस पर कोई खास फर्क ना पड़े, उसके जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसमें कोई खास फर्क ना आए। यहाँ पे यही कह रहा है, योर बॉडी देयरफॉर इज नहीं, बल्कि यहाँ पे क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो बहुत बड़ी है, सो दिस विल मेक नो मेजरेबल डिफरेंस टू योर बॉडी टेम्परेचर। लिहाजा जो आपने हीट ट्रांसफर कर भी दी है उसके बावजूद भी आपकी बॉडी के अंदर जो थर्मल टेम्परेचर डिफरेंस जो आएगा वो ना होने के बराबर आएगा, यानी कि इतना बड़ा नहीं होगा, इतना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा कि आप उसको मेजर कर सकते हैं। होगा लेकिन निगलेक्टेबल होगा, आप उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, निग्लिजिबल कह लें आप, चलें। तो ये इसलिए जो है वो हम अपनी बॉडी को जो है वो क्या कह सकते हैं, यही वजह है कि हम इसको एज ए रेजरवायर या थर्मल रेजरवायर जो है वो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट नंबर 11 है, इसको ज़रा आप ज़रूर समझ लीजिए। ये जो हमारे इंजन्स होते हैं ये भी बेसिकली दो तरह के रेजरवायर की बेस पर जो है वो काम करते हैं, ठीक है। एक जो है वो हमारे पास ऐसा रेजरवायर होता है, हीट रेजरवायर या थर्मल रेजरवायर, जिसका टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, और एक ऐसा जो है वो रेजरवायर होता है जिसका टेम्परेचर जो है वो लो होता है। अ हीट इंजन वर्क्स बिटवीन हायर टेम्परेचर TH एंड अ लो टेम्परेचर, ठीक है, कि ये दो टेम्परेचर्स के दरमियान जो है वो काम करता है। हाई टेम्परेचर किसका होगा? इंजन का अपना, और लो टेम्परेचर किसका होगा? उसकी सराउंडिंग जो है उसका, ठीक है। जितनी शिद्दत जो है वो हीट की इंजन के अंदर है, क्या इतनी ही शिद्दत बाहर माहौल में हो सकती है हमारे एनवायरनमेंट में? नहीं, क्योंकि आपका जो इंजन होता है ना उसमें तकरीबन जो टेम्परेचर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये बात हो रही है इंजन की, कौन से वाला? स्टीम इंजन की, क्योंकि वहां पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को जो है, जो वाटर होता है उसको स्टीम में चेंज किया जाता है, वाटर को स्टीम में चेंज किया जाता है, तो उसका इंटरनल टेम्परेचर तो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जो एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर जो है वो हमारे पास 30 to 40 डिग्री जो है वो हो सकता है, ठीक है ना। और सर्दियां होंगी तो और भी कम होगा, ठीक है। तो ये बाहर का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट हो सकता है। अच्छा जी, इट एब्जॉर्ब हीट क्यू इन, यानी कि हाई टेम्परेचर। अभी यहाँ पे वो हमारे पास
Q हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम अ हॉट रेजरवायर एंड रिजेक्ट हीट Q आउट, यानी कि Q इन जो हीट उसके अंदर एंटर होगी और Q आउट जो उसमें से हीट जो है वो निकल जाएगी इनटू अ कूल्ड रेजरवायर। मैंने आपको बताया था ना कि दो तरह के रेजरवायर, हायर और हाई टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर वाले रेजरवायर जो है वो मौजूद होते हैं, यानी कि दो तरह के सिस्टम्स हैं। इंजन के अंदर की जो हरारत है या हीट है वो बहुत ज्यादा है और बाहर जो है वो कम है, ठीक है। सिंस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द इंजन डज नॉट चेंज, तो इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज नहीं हो रही, डेल्टा यू जो है वो हमारे पास, या डेल्टा ई जो है वो चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यह है कि सारा का सारा जो हमारे पास उसको हीट जो प्रोवाइड जा रही है वो सारी की सारी किस में चेंज हो जाएगी, वर्क डन में, क्योंकि ये डेल्टा यू जो है वो जीरो के इक्वल है। सो Q इज इक्वल टू W आएगा, क्योंकि सारी की सारी जो है वो हीट एनर्जी काम में इस्तेमाल हो रही है, उसका इंटरनल टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होगा। द वर्क डन बाय द इंजन विच इज इक्वल टू W Q I N, यानी कि जो हीट उसके अंदर एंटर हुई है माइनस Q आउट जो उसमें से निकल गई है। नाउ डिफाइन द एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी ये होती है कि आउटपुट आपको कितनी मिली है डिवाइडेड बाय इनपुट कितनी है। तो वर्क डन बाय इंजन ये आपके पास आउटपुट है डिवाइडेड बाय हीट पुट इन, यानी कि यह हीट इनपुट जो भी आपने प्रोवाइड की है। ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर आई थिंक 6 में जो है वो पढ़ी है, एफिशिएंसी वाला टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो है वो मौजूद है 9th क्लास की फिजिक्स में। और ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे आ गया है, हीट इन कितनी हुई है माइनस हीट आउट कितनी हुई है डिवाइडेड बाय आपने टोटल उसको इनपुट कितनी दी है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस Q आउट डिवाइडेड बाय Q इन जो है वो आ जाएगा। बेसिकली इसको आपस में अलग अलग से डिवाइड किया गया तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास Q ओवर, ये मैं इसको चलें कर देता हूँ, ये हमारे पास QIN सिर्फ इतना ही लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाय QIN माइनस Q आउट डिवाइडेड बाय Q इन, ठीक है। अब ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका जवाब आ गया 1, तो 1 माइनस Q आउट डिवाइडेड बाय Q इन, ठीक है जी। तो ये बेसिकली यहाँ से ये आपका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ वैल्यूज देके इसको सिंप्लीफाई किया गया और इसका जो है वो हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो है वो निकाला गया। या कुछ टेम्परेचर्स की वैल्यू दी हुई है, ये सारा आपने खुद से देख लेना है। और ये भी लास्ट वाला जो टॉपिक है, सारी थ्योरी दी गई है रेफ्रिजरेटर और इंजन के मुतालिक जो है वो बताया गया। आप इसको खुद से जो है वो रीड कर लीजिएगा और ये आपका लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम लेक्चर मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लेक्चर नंबर 38 को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा सब्र करें, मैं इंशाल्लाह डेली बेसिस पे लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा। बच्चों का सबसे बड़ा एतराज़ यही आता है, सर जल्दी लेक्चर अपलोड कर दें, सर जल्दी लेक्चर अपलोड कर दें। बच्चे मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं, मैंने सारा कुछ जो है वो मैनेज करना होता है। मेरी अपनी एकेडमी है, मैं वहाँ भी जाता हूँ, ठीक है। मैं अपनी स्टडी कर रहा हूँ, वो भी साथ साथ जो है वो चल रहा है, और उसके बाद जो है वो आप लोगों के लेक्चर्स भी बनाने होते हैं। अब आपके मुताबिक तो आपको सिर्फ ये जो 35, 40 या 42 मिनट का लेक्चर आपका बनता है ना, लेकिन इसको बनाने में मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे जो है वो लग जाते हैं। पहले मुझे जो है वो इसको आपके लेक्चर्स के मुताबिक इसको जो है वो देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ नोट्स उठा के जो है वो शुरू हो जाता हूँ, नहीं, मैं आपके लेक्चर्स को पहले देखता हूँ, फिर उसकी स्लाइड्स को देखता हूँ, फिर उसके बाद आपको ये सारा कंसर्न करके जो है वो बना के देता हूँ। फिर अपना इस लेक्चर को रिकॉर्ड करते हुए आपके पास तो 42 मिनट्स का पहुंचता है ना, तो एडिटिंग करने में जो है वो कुछ चीज़ें कट हो जाती हैं ड्यूरिंग लेक्चर, जो है वो बहुत सारी चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा होती हैं, तो उनको भी कट करना पड़ता है। तो ये मुझे कम से कम भी जो है वो 3 से 4 घंटे लगते हैं एक लेक्चर को बनाने के लिए, फिर जाके एक लेक्चर तैयार होता है। और आप लोग कहते हैं कि जी डेली इतने लेक्चर्स आ जाएँ, तो कोशिश कर रहा हूँ जितना मुझसे हो सकता है। बाकी जो है अगर कुछ कमी बेशी रह जाए तो थोड़ा सा इग्नोर कर दिया करें भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है बच्चों। तो दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।